Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos focused on alternating current (AC) circuits, aimed at students studying for their 12th CBSE and Maharashtra State board exams, as well as those preparing for IIT JEE and NEET. These videos offer a comprehensive understanding of AC physics. In these tutorials, Ignited Minds Tutorials covers various concepts associated with AC circuits. They delve into topics like voltage and current in alternating current, RMS value, impedance, power factor, resonance, and more. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp complex theories. The videos are designed to provide a knowledge-driven explanation, helping students not only to understand the fundamentals but also to apply these concepts to solve problems effectively. The interactive nature of the tutorials encourages active learning and ensures a productive study experience. By watching these videos, students can enhance their understanding of AC circuits, ultimately improving their performance in exams like CBSE, Maharashtra State Board, IIT JEE, and NEET. Ignited Minds Tutorials is committed to helping Ignited Minds excel academically by providing quality educational content that caters to the needs of different exam syllabi. To access this invaluable resource on AC circuits, students can visit Ignited Minds Tutorials' official website or subscribe to their YouTube channel. Empower your learning journey with these educational videos and unlock your potential in the field of physics. वो दोनों गायब है ना? इसका मतलब क्या? इतने सारे पैर लेकर आए तो जरा एक पैर से चल के उसके जरा पता नहीं क्या बोल रहे हो। चलो फटाफट फटाफट भाई साहब, सीबीएसई का सवाल है, बोर्ड का सवाल है। ओके, यहाँ पे देखो आपको एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, एलसीआर, ठीक है। ओके, विद एल आपकी वैल्यू, एल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू भाई साहब कितनी है 80 माइक्रोफैरेड, दैट कैन बी रिटन एज 80 into 10 raised to -6 फैरेड। आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 40 ओम्स, आर की वैल्यू है 40 ओम्स, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट का, ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब एसी सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 वोल्ट। तो आपका यहाँ पे VRMS या आप बोल सकते हैं भाई साहब ERMS कितना हो जाएगा भाई साहब, ERMS की वैल्यू कितनी हो गई 240 वोल्ट्स, ठीक है। 240 वोल्ट्स, क्लियर। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव्स करंट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे ये करंट को ड्राइव कर रहा है, मतलब क्या है, करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू का है। और करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब XL और XC बराबर हो जाता है। और ओमेगा R को अगर आप L और C में कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, करंट आपका मैक्सिमम। और ये कब होगा, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। मतलब क्या भाई साहब, XL और XC बराबर हो जाए, मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट LC। क्लियर विक्रम। तो ओमेगा की वैल्यू दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट L, दैट इज 5 into C, दैट इज 80, 5 into 80, और यहाँ पे हो गया आपका 10 raised to -6, ठीक है।
तो 5 इंटू 80 कितना हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 400 हो गया ये 400 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 ठीक है ओमेगा आर की वैल्यू तो ओमेगा आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी और 400 ये हो गया आपका 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 तो ये हो गया 10 रेज टू 3 अपॉन 20 सो दैट विल बी 1 2 3 बाई 20 ये हो गया 50 ठीक है तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 50 आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम क्लियर तो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब ये होगा ना 50 रेडियन पर सेकेंड 50 रेडियन पर सेकेंड ये हो गया आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पहले वाले सवाल का जवाब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ठीक है क्लियर द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा करंट क्या हो जाएगा करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट आपका हमेशा क्या होता है भाई साहब सेकंड वाला सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पे करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू E अपॉन रेजोनेंस में आपका Z नहीं रहेगा देखो Z क्या होता है Z होता है भाई साहब आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अभी यहाँ पे XL और XC बराबर हो गया ना रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में तो क्या होगा Z की वैल्यू R स्क्वायर का अंडर रूट मतलब R का वैल्यू हो जाएगा तो तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या होगा R ठीक है तो E बाई R हो जाएगा क्या ये समझ में आ रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में ठीक है तो आपको यहाँ पे पूछा है करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी E नॉट बाई R ठीक है क्लियर विक्रम ओके आई नॉट की वैल्यू भाई साहब E नॉट बाई R हो गई है ना क्योंकि आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में आपका इफेक्टिव एज Z क्या हो जाएगा R के बराबर ठीक है तो आपका यहाँ पे E नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब E RMS या हम यहाँ पे लिख सकते हैं I RMS इक्वल टू E RMS अपॉन R दैट इज 240 अपॉन R कितना है भाई साहब 40 ठीक है तो ये हो गया आपका कितना 6 एम्पियर्स ठीक है तो ये हो गया भाई साहब आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का करंट समझम ओके RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस ये कैसे निकालोगे भाई साहब हाँ नहीं भाई कहाँ की फैक्टर जा रहा है इतना देखो चीजों को ना मतलब हल्के में लो थोड़ा सा मतलब इतना भारी में नहीं जा रहा है तुमको क्यू फैक्टर वगैरह में आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप ये मतलब आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल क्या होगा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो बढ़ा के भाई साहब इसका होगा बना दिया गया ठीक है आप कंफ्यूज हो जाए भाई साहब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप इज बेसिकली वोल्टेज अगर मैं बोलूँ ना कि समझ लो ये कंडक्टर है कैपेसिटर है रेजिस्टेंस है कुछ भी है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो उसमें वोल्टेज कितना बताएगा बस इतना ही वोल्टेज क्या है ठीक है ये हवा बनाकर पूछा गया है आपसे आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप भाई साहब क्या होगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दीस बिग टर्म्स इट सिंपली मींस व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आरएमएस वोल्टेज पूछा है आपसे भाई साहब चीजें और आसान कर दी गई हैं आपको ठीक है तो आपका आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा देखो V आपको यहाँ पे क्या निकालना है यहाँ पे आपको निकालना है वैसा V अक्रॉस द कैपेसिटर ठीक है आरएमएस V आरएमएस अक्रॉस द कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा बोलो I आरएमएस क्योंकि देखो आरएमएस करंट ही फ्लो होगा कैपेसिटर से हो इंडक्टर से हो और रेजिस्टर से हो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो बिकॉज ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है और इनटू भाई साहब इसका क्या करोगे XC करोगे सिंपल V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ ये पोटेंशियल ड्रॉप का हुआ बनाकर इस सवाल को पूछा गया है इट्स नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर सीधे साफ लफ्जों में इस सवाल को पूछा जाए तो इसका मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्लियर तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे I RMS कितना है भाई साहब 6 into XC की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1 by ओमेगा C ये तो लगा तो ओमेगा मतलब 50 हो गया 50 into C that is 80 into 10 raised to minus 6 तो 10 raised to minus 6 को ऊपर ले लें तो 10 raised to 6 हो गया भाई साहब 1 2 0 कैंसिल हो गया तो 10 raised to 4 हो गया है ना 5 8 40 हो गया यहाँ पे नीचे 40 हो गया 6 into ठीक है 10 raised to 4 मतलब 1 0 और कैंसिल हुआ यहाँ पे 10 raised to 3 हो गया ठीक है अगर 1 0 को कैंसिल कर दिया हमने तो 10 raised to 3 हो गया 4 into 25 होता है 100 और ये हो गया 0 5 6 30
6 2 12 13 14 15 1500 है ना भाई साहब. So this will be 1500. ये क्या हो जाएगा भाई साहब? The RMS potential drop. ये हो गया आपका वोल्टेज. हाँ? Clear people? So this will be VRMS potential drop across the capacitor. देख लेते हैं भाई साहब आंसर्स. ठीक है? 1500 वोल्ट 6 एम्पियर और 50 रेडियन पर सेकंड. आर बी क्लियर दिस वन पीपल? क्लियर है. बस चीजों को घुमा के पूछा जाता है और कभी-कभी हमको कंफ्यूज किया जाता है. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो और एनी कंडक्टर कुछ भी वो होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है. ठीक है? क्लियर. चलिए भाई साहब फटाफट. वाला नहीं बोलता है, गाँव वाले के लिए बड़ा हो जाएगा. चलो फटाफट. मल्लू है, तू मल्लू का वो कमेडियन का और वो कमेडियन. लेकिन सब समझ में आता है. हमको 19-20 का चलो रे सवाल करना है जल्दी फटाफट. रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम का भाई साहब रेजिस्टर हो गया 400 ओम्स. ठीक है? ओके. एंड कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस अच्छा XC की वैल्यू दे दी है. चलो वैसे XC की वैल्यू दे दी है भाई साहब 200 ओम का और कनेक्टेड इन सीरीज. तो आपका भाई साहब ERMS कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट. आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज. AC सोर्स इन द करंट इन द सर्किट इज 0. तो आपका वैसा करंट कितना दिया हुआ है 0.49 एम्पियर्स. फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर. तो कैपेसिटर और यही है ना वैसा रेजिस्टेंस ही है ना, इंडक्टर नहीं है. ओके चलिए वैसा तो आपका वैसा यहाँ पे Z कितना हो जाएगा. Z विल बी इक्वल टू R² प्लस XC का स्क्वायर. ठीक है? फिर से लंबा तो यार ये 1/ω c बिल्कुल नहीं सही. 1/ω c 2πf. तो 400 का स्क्वायर XC का स्क्वायर मतलब हो गया आपका वैसा 200 का स्क्वायर है ना. तो Z की वैल्यू कितनी आ गई आप वैसे लिखो है ना 1600 16 प्लस 4 1 2 3 4 10 raised to 4 और यहाँ पर ऐसा कितना हो गया 10 raised to 4 into under root of
20, ये हो गया आपका Z, क्यों Z निकालते हैं वैसे हम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस के कैपेसिटर दिया हुआ काम नहीं सब जरूरत नहीं है, क्यों हम इसको निकाल देगा टाइम वेस्ट। तो आपको यहाँ पे पूछा भाई साहब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर ये कितना हो जाएगा I, ये हो जाएगा IRMS into RR है ना, IRMS की वैल्यू दी हुई है तुमको पैसा क्या फिल होता है 0.49 into R, R की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे 400, ठीक है, इसका आ जाएगा यहाँ पे भाई साहब 9 4 36 4 4 16 17 18 19 19600 that is 196 वोल्ट आ गया भाई साहब VR, ठीक है, क्लियर है मतलब। और फिर वैसा ही अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आपका कैपेसिटर में भाई साहब कैपेसिटर में कितना हो जाएगा ये IRMS into CXC ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.49 into 200, that is 49 2 are 98 और ये 0 से तो ये हो गया वैसा आपका 98 वोल्ट, ठीक है। सो VC ये हो गया वैसा कैपेसिटर का वोल्टेज, ओके। वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे LCR है, सो दैट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज और करंट भाई साहब फेज में कब होंगे प्रसाद, वोल्टेज और करंट फेज में कब होंगे LCR सर्किट में, नहीं XL और XC बराबर होगा, क्योंकि तभी आपका R आएगा, टोटल इंपीडेंस कितना आ जाएगा R आ जाएगा, और जब टोटल इंपीडेंस R आ जाएगा तो वोल्टेज और करंट आपका फेज में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो सवाल को समझिए यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल ओनली एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरे क्या यार तो चाहिए वोल्टेज एंड, क्या ये मामला समझ में आ रहा है पीपल, वोल्टेज और करंट आपका फेज में कब आएगा, थोड़ा देखो VL इधर है VC इधर है, यहाँ पे कहीं पे आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये करंट है, ये जो करंट है ये हमेशा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर के साथ रहेगा, ये दोनों सेम फेज में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाना है तो आपका जो ये वोल्टेज होगा ये दिस विल हैपन ओनली व्हेन XL एंड XC आर बराबर, ठीक है, जब आपका सिर्फ R हो। तो जब आपका रिजल्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस है वो R के बराबर हो जाता है तो बट ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाएंगे, क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। सो वोल्टेज ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट इन LCR आर इन सेम फेज, इन सेम फेज ओनली, इन सेम फेज ओनली। देखो इस चीज को समझो, ये सेम फेज, देखो कहां पे आपका वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होंगे बताओ, अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट लूं तो वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2, अगर मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट लूं तो वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय करंट बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे इन दोनों सर्किट्स में कभी भी आपका वोल्टेज और करंट सेम में नहीं रहेगा, सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक LCR सर्किट है और उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो इसका मतलब वो LCR सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और अगर वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब उसका रिजल्टेंट इंपीडेंस क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एंड दैट इज पॉसिबल ओनली क्योंकि इंपीडेंस क्या होता है वैसा, इंपीडेंस होता है आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये Z इज इक्वल टू R, मतलब ये होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब XL और XC बराबर हो जाए, और ये तभी होता है जब आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट चल रहा हो, if we are operating the AC source at its resonating frequency, ठीक है। तो आपका वोल्टेज एंड करंट आना सेम फेज ओनली व्हेन आपका भाई साहब Z इज इक्वल टू R, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, XL इज इक्वल टू XC के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन भाई साहब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ वोल्टेज करंट एंड फेज, तो वोल्टेज और करंट को अगर फेज में रखना है दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है ना।
या ऐसे ही कर दो भाई साहब, यहाँ पे एक्स ही दिया हुआ है ना तुमको, तो यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू अगर हम लें, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 200 है ना, इज इक्वल टू 200, ठीक है। सो मतलब आपका 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू 200। ये जो एफ आर है ये बेसिकली रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना। तो भाई साहब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन ये मामला कर 2 पाई इंटू भाई साहब कितना एफ एस टी टी, हाँ फिर भी कटेगा तो नहीं ना भाई साहब, 200 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 50, चलिए 52 हो गया 100 है ना, 100 इंटू 200 हो गया, ये 2 बाई 11 हमारे हो गया 7 बाई 11, 0.6 और यहाँ पे 4 3 है ना, 0.63। तो ये आपका एल का वैल्यू कितना आ गया, हेनरी में लिखोगे भाई साहब, एल का होता है भाई साहब 0.63 आ रहा है ना, ठीक है। क्लियर विमलम, दैट विल बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ विमलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही आ रहे हैं आप लोग। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब करना फटाफट। एक पाई की वैल्यू यहाँ पे 3 ले सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे सवाल करने में हो गया, डन। ओ गुंजन मैडम हो गया, नहीं, बहुत बढ़िया। A resistance of 2 ohms, a coil of inductance 0.1 and they are connected in series with a capacitor। तो LCR सर्किट है भाई साहब आपका, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। A coil of inductance है भाई साहब 0.01 Henry, ठीक है। Are connected in series with a capacitor। कैपेसिटर का भाई साहब कुछ दिया नहीं हुआ है। And put across a 200 वोल्ट। तो ERMS की वैल्यू दी हुई है भाई साहब कितना, 200 वोल्ट,
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई कितना है भाई साहब आपका 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको भाई साहब यहाँ पे सी को कैलकुलेट करना है, सी को कैलकुलेट करना है सो दैट द सर्किट रेजोनेट्स। तो रेजोनेटिंग में भाई साहब क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग में आपका ओमेगा एल, और या आप बोल सकते हैं सीधा सीधा भाई साहब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाय एल सी। आपको सी को कैलकुलेट करना है, तो सी इज इक्वल टू 1 बाय एल ओमेगा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाई एल, एल की वैल्यू हो गई 0.01, ओमेगा आर मतलब हो जाएगा 2 पाई एफ, है ना, 2 इंटू पाई, पाई चले पाई 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ मतलब हो गया आपका 50, है ना, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। क्लियर 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 पीपल। सो दिस विल बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 1/10 रेज़ टू -2, और यहाँ पे कितना हो गया 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 का भाई साहब डबल कितना हो जाएगा 36, है ना, 2 3 जा 6, 6 का डबल हो गया भाई साहब, तो इसका स्क्वायर 36, 5 5 जा 25, 25 0 0, 25 2 3 जा इसको करते हैं अपन 0 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, है ना, 30 मतलब यहाँ पे होगा आपका 300, 300 का स्क्वायर होगा ना, so that will be how much 1 by 10 raised to -2 into 5 into 15, 15 to the 30, 30 और हो गया एक और 0, 300 का स्क्वायर इज 9 into 1 2 3 4 10 raised to 4, तो अपन 1/900 आ जाएगा ना, 900, ठीक है। 1/9 की वैल्यू कितनी आती है वैसा, 1/9 की वैल्यू आ जाएगी 0.11, है ना, 0.11, तो 0.11 इंटू 10 रेज़ टू -2, ठीक है। क्या ही ले सकता है इसको, माइक्रो फैराड आ गया भाई साहब, ठीक है। अगर माइक्रो फैराड लेना है तो 0 1 1 और 2 ले लो भाई साहब, 0 0 इंटू 10 रेज़ टू -2 -3 -4 -5 -6, 10 रेज़ टू -6 फैराड, या हम बोल सकते हैं 1100 माइक्रो फैराड, या 11 कैपेसिटेंस, ठीक है। क्लियर 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 विक्रम, ठीक है। देखो 11 इंटू 10 रेज़ टू -4 है, फैराड लिया हुआ है यहाँ पे, 11 इंटू 10 रेज़ टू -4 भी ले सकते हो, इन दोनों को इधर किया गया 11 माइक्रो फैराड भी लिख सकते हो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ओके। The current and the voltage across the capacitor at resonance, तो भाई साहब across the capacitor at resonance, resonance के टाइम पे भाई साहब current and the voltage, तो current आपका कितना हो जाएगा भाई साहब IRMS भाई साहब, या I effective जो भी बोलना चाहें आप, ठीक है, that will be equal to ERMS during resonance, ये upon R हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ERMS कितना है आपका 200 वोल्ट भाई साहब, 200 वोल्ट, ठीक है। और आपका भाई साहब R कितना है 2, तो दिस विल बी हाउ मच 100 एम्पियर्स, 100 एम्पियर्स हो जाएगा, 100 एम्पियर्स हो जाएगा, ओके। करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो VC की वैल्यू निकाल रहे हैं आप RMS में, सो दैट विल बी I into R, I RMS into R, दैट विल बी 100 into R, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 2, that will be 200 volts, that will be 200 volts, are we clear on this one people, okay, that will be 200 volts in, अरे हाँ यार कैपेसिटर R से ना मल्टीप्लाई किया, R क्या होगा वैसा कि C होगा ना वैसा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस I into XC, I RMS into XC, यहाँ पे I RMS की वैल्यू आ गई 100 इंटू XC की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, C की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई है, C की वैल्यू 1/900 ले सकते हैं, है ना, तो फिर ये ना 1 मतलब ये हो गया XC की वैल्यू कितनी होगी 1/ωc, that will be 1/2 pi f into C, so that will be 2 into 3 into f, f की वैल्यू हो गई वैसा कितनी 900,
की वैल्यू है 50 और ये हो गया भाई साहब कितना 900, ठीक है नहीं, सी 900 हो जाएगी, ये 100 और ये भाई साहब कैंसिल, ठीक है, कितना बचा भाई साहब 250 का कितना हो गया 100, तो ये हो गया भाई साहब 1/3 into 10 raised to minus 2, ठीक है नहीं, so this will be how much 0.33 are 9, 0.33 into 10 raised to minus 2, ठीक है, कितना ये आ जाएगा भाई साहब, ठीक ये 0 कितना हो जाएगा भाई साहब 2 3 6 सी की वैल्यू आ गई है आपकी 1/900, तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा वैसा 1/2 इंटू पाई इंटू सी, 1/2 पाई एफ इंटू सी, सो दैट विल बी हाउ मच 1/2 इंटू 3 इंटू एफ दैट इज 50 और सी मतलब 1/900, तो 900 वैसे ऊपर चला गया ना, ये कैंसिल 3 30s are 90, 5 6 are 30, 2 3s are 6, तो आपका पैसा यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 बचा ना पैसा, 3 पैसा होगा 100 ना into 50/3 to C 1/9 to x to y 50, ओके, तो वी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्या हाँ आई तो 100 आया ना, 303 है, ठीक है, उन लोगों ने भाई साहब इसका पॉइंट वैल्यू को कंसीडर किया है, ठीक है, हमने जैसे 1/900 को उठाया है ना, तो वो कंसीडर नहीं किया, 1/900 ज़्यादा अच्छा आंसर होगा क्योंकि ज़्यादा प्रिसाइज आंसर भी होगा, इन्होंने इसको पूरा इसको 2 into 3 into 50 into 11 into 10 raised to minus 4 किया है, लेकिन आंसर क्यों क्या आएगा यार, सी, अच्छा सी लिया हुआ है यहाँ, तो ये जो सी लिया हुआ है ये 0.1 अप्रॉक्सीमेट है ना, अगर आप इसका 2 वैल्यू लेंगे तो 1/900 होगा, सो दिस इज द राइट आंसर, ज़्यादा राइट आंसर होगा ये वैसे, तो आपका जो यहाँ पे IRMS की वैल्यू होगी या VRMS की, VRMS across capacitor that will be equal to IRMS into XC, so that will be 100 into 3, देखो ये ज़्यादा सही आंसर है ना कि 303, क्योंकि 303 में आपने क्या कंसीडर किया, ये कंसीडर किया ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू वैसे भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0111 वो खींचेगा भाई साहब, ये तो हमने यहाँ पे इसको एंड कर दिया लेकिन वो खींचेगा, ठीक है, लेकिन 1/900 कंफर्म्ड आंसर है, 1/900 में कंफर्म्ड आंसर है, तो आपका ये वाला जो आंसर आएगा 30, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, दिस इज मोर एक्यूरेट देन 303.2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एक सवाल है यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL of an inductor with frequency of the AC source of 100 volts at variable frequency shown, ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कोई AC सोर्स है 100 वोल्ट्स का, तो आपको ये वेरिएशन दिया हो, क्लियर है, ठीक है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, तो इंडक्टेंस भाई साहब अगर आप देखोगे यहाँ पे XL कैसे वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी है और ये भाई साहब आपका हो गया इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टेंस कितना हो जाएगा L = XL/2πf, क्योंकि भाई साहब आपका इंडक्टेंस क्या होता है, आपका XL की वैल्यू क्या होती है, XL होता है भाई साहब आपका ओमेगा इंटू L, दैट विल बी हाउ मच 2πf इंटू L, तो आपका XL हो गया, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी XL/2πf, ठीक है, XL मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो XL/f लेते हैं, XL/f क्या है, देखो ये वाला हो गया XL और ये वाला हो गया f, तो ये स्लोप हो जाएगा ग्राफ का, लेकिन ये वाला पोजीशन जो है भाई साहब आपका ये वाला, ये हो गया आपका XL और ये हो गया भाई साहब f, है कि नहीं,
XL, दिस इज XL एंड दिस इज F, और आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, M इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, विच इज हाउ मच, यहाँ पे XL बाई F। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 1 by 2 pi, that is this can be written as L can be written as 1 by 2 pi into XL by F can be written as slope of the graph, ठीक है, slope of the graph। अभी slope of the graph अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। slope क्या ही होता है, slope is nothing but slope of a graph is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। कर लो भाई साहब इसको, देखो यहाँ पे 60 minus 0, तो 60 minus 0 अपॉन भाई साहब 300 minus 0, 300 minus 0, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 60 by 300, 60 by 300, that will be how much 1 by 5। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 1 by 5, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 2 pi into 1 by 5, so that will be 1 by 10 pi हेनरीज हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1 by 10 pi हेनरीज, क्लियर है। उसको अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो 3.18 into 10 raised to minus 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू 1 by 10, 1 by 5 मतलब 1 by 3.14, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.18। क्लियर। फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, व्हेन दिस इंडक्टर इज यूज्ड इन सीरीज, अभी पावर का हमने किया नहीं है, इसके बाद वाला टॉपिक आपका पावर का ही है इन एसी सर्किट्स, ठीक है। बट अगेन when the inductor is used in series with the capacitor of unknown value and a resistor of 10 ohm at 300 per second, 300 per second मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 300 per second, maximum power dissipation occurs in the circuit, calculate the capacitance of the capacitor, ठीक है। मैक्सिमम पावर डेसिपेशन मतलब हो जाएगा आपका XL is equal to XC। क्यों, पावर की वैल्यू क्या होती है इन अ सर्किट, सब कुछ भूल जाओ, VI होती है, ठीक है। तो VI वोल्टेज तो गिवन है आपका, तो अगर आपका करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा। क्या समझ पा रहे हैं, आप सब कुछ भूल जाओ, आपने जो 10th में पढ़ा था भाई साहब, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर इज इक्वल टू VI, है ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज तो भाई साहब आपका कांस्टेंट है, AC सोर्स है, तो आपको अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए होगी, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब रेजिस्टेंस आपका मिनिमम हो, और रेजिस्टेंस कब मिनिमम होता है, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में XL और XC कैंसिल हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस आपका मिनिमम आ जाता है, ठीक है। फिर तो ये आपके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में ही होगा। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ एन LCR सर्किट, इसको चाहे तो भाई साहब नोट कर लो, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ठीक है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फॉर एन LCR सर्किट, for an LCR circuit will happen only when XL is equal to XC, that is at a resonating frequency की होती है, ठीक है, ओके। तो आपका वैसा अगर हम इसको लिखते हैं 2 pi FL is equal to 1 by 2 pi FC, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर कर लोगे तो इधर कितना ही आ जाएगा, देखो 4, और ये हो गया पाई का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब F का स्क्वायर, और ये हो गया L, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 4 पाई का स्क्वायर इनटू 300 का भाई साहब स्क्वायर इनटू L की वैल्यू देखो, अब इसको 10 पाई देखो, 1 by 10 पाई। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले सवाल में यूज किया था। पिछले सवाल में हमने instead of taking 1100 to 10 raised to minus 6 as the value of C, we had taken it as 1 by 900, and that's the reason we arrived at a more accurate value। अगर हम यहाँ पे 1100 के वैल्यू ले लेते हैं तो हमको inaccurate वैल्यू मिल जाएगी, जो वहाँ पे आपको दिख रहा है 303, और यहाँ पे भी देखो, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे किया है, यहाँ पे आपका इस वैल्यू को नहीं उठाया है क्योंकि ये inaccurate वैल्यू है। 1 by 10 पाई आपका इसमें से कट जाएगा भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1 by 10 पाई। इस सबको आप करेंगे तो कितना आ गया भाई साहब 8.84 into 10 raised to minus 6 farad, that is 8.84 microfarad। clear है, are we clear on these things people? थोड़ा सा भाई साहब इसको पढ़ लेते हैं, what is a choke coil, ठीक है। a choke coil is simply an inductor with large inductance। कोई अगर इंडक्टर है और उसका बहुत सारा लार्ज इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या करेगा, इंडक्टर को जब आप सर्किट में लगाते हो तो क्या होता है भाई साहब आपका,
अगला मेडल तुम्हें ही मिलेगा भाई साहब, पद्मश्री से सम्मानित किए जाओगे। क्या कर लोगे उसको कैलकुलेट करके। ओके सो अचोक, देखो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ। अभी आप अगर इन सवालों के बहुत क्लोजली देख रहे होगे तो जो आपके बहुत पुराने सवाल हैं बोर्ड्स के, उसमें आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी ट्रेंड ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेटिव एस्पेक्ट कम होगा लेकिन दिमाग वाला एस्पेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। पाई को कहाँ पाई से कैंसिल करना है, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा है। आप देखोगे जितने नए सवाल होंगे, जितने 2019 या 20 वाले सवाल होंगे, उसमें कैलकुलेटिव एस्पेक्ट कम है, ठीक है। वो 2011 का वैसा 1/2 पाई ओमेगा वही सब, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा इफ़ यू लुक एट इट, तो कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना। और अगर आप देखोगे भी कैलकुलेशन को अगर आप कर रहे हो फिजिक्स में, आप बराबर उसको मतलब अजम्पटिव से क्लोज कर सकते हो। जहाँ पे वैसे जैसे देखो 3.14 है तो वहाँ पे 3 ले लो वैसे, ऐसा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मतलब जहाँ पे समझ लो अगर आपका टाइम रियली शॉर्ट है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, वहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कर लो वैल्यूज़ को और उसको क्लोज कर लो मेरे हिसाब से। जहाँ पे आपके वैसा पूरे 3 मार्क्स कटेंगे, वहाँ पे सिर्फ आधा मार्क्स ही कटेगा। क्या होगा आंसर? आपका आंसर आना चाहिए था 4.1564, आपका 4.1 लिख के आपने छोड़ा है, क्या ही आंसर काट मतलब क्या ही मार्क्स कटेगा इनसे, ठीक है। सो डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। प्रोसेस राइट है, आपने थोड़ा बहुत अजम्पशंस कर लिया है, 3.14 की जगह पे आपने 3 ले लिया है, कोई जुर्म नहीं किया आपने, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डोंट पे टू मच अटेंशन ऑन द कैलकुलेटिव एस्पेक्ट। लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम जाता है और प्लस आपका नेक्स्ट सवाल भी बिगड़ जाता है मोस्टली। A choke coil is simply an inductor with large inductance which is used to reduce current in AC circuits without much loss of energy, ठीक है। तो ये एक इंडक्टर है जिसका वैसा क्या है, एन इंडक्टर विद लार्ज इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिड्यूस करंट इन AC circuits without much loss of energy. The working of a choke is based on the fact that when AC, that is alternating current, flows through an inductor, current lags behind the EMF, ये तो हमको मालूम है भाई साहब, ठीक है, इंडक्टर में। So it is made of a thick insulated copper, और ये आपका भाई साहब R हो गया। तो अगर V is equal to sin ओमेगा t है तो आपका I कितना हो जाएगा भाई साहब, I will be equal to I नॉट sin ओमेगा t minus pi by 2, क्लियर है, ठीक है, ओके। It is made of thick, स्टेडी पार्ट है बेसिकली, ठीक है। एक आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है। सो अगर आप देखोगे एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल इन द सर्किट, ये क्या हो जाएगा, पावर इज V इफेक्टिव इनटू I इफेक्टिव, V इनटू I cos पाई हो जाएगा। cos पाई क्यों हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि V और I में आपका पाई का डिफरेंस है। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। V और I में तो आप कैसे देख रहे हो, देखो यहाँ पे आपका भाई साहब ये है, तो वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है V इफेक्टिव, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट करंट है, और इन दोनों में भाई साहब कितने का डिफरेंस है, पाई। तो आप इसको अगर इसमें लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ना, तो स्केलर प्रोडक्ट में आपका cos पाई आता है, a इंटू बी स्केलरली विल बी इक्वल टू a b cos पाई, और यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। V I इफेक्टिव cos पाई, तो V I अभी cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, cos पाई की वैल्यू हो जाएगी, ये cos पाई हो गया भाई साहब, cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, बोलो ना बोलो भाई साहब, XL, और ये हो गया आपका R। cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला कितना हो जाएगा, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है कि नहीं। देखो अगर भाई साहब आपका रेजिस्टिव सर्किट है तो ये हो जाएगा, रेजिस्टर और इंडक्टर है, कैपेसिटर है तो यहाँ पे XC हो जाएगा, और अगर LCR है तो यहाँ पे XL माइनस XC हो जाएगा। तो इसका भाई अगर हम देखते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू हो जाएगा, cos पाई विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R अपॉन अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और वही लिखा जा रहा है। XL मतलब हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर L का स्क्वायर, ओमेगा L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका इंडक्टेंस L ऑफ द चोक कॉइल इज वेरी लार्ज। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है तो ओमेगा L से काफी कम है, तो इस पूरे को अपन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के स्क्वायर को एज कंपेयर टू ओमेगा, क्योंकि इंडक्टेंस बहुत लार्ज है चोक कॉइल का, तो इसका मतलब इसको हम जीरो मान सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, R अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब ओमेगा L, ठीक है। सो R अपॉन ओमेगा L, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन ओमेगा L, ठीक है। पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R अपॉन ओमेगा L, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
So average power dissipated by the coil is very small. Z is equal to this is very large, so current is reduced without appreciable wastage of power. करंट को आपने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन करंट को जब आप रिड्यूस करते हैं तो काफी सारा पावर भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इंडक्शन कॉइल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। करंट को अपन ने रिड्यूस किया है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडक्शन कुकर्स देखे हैं आपने, इंडक्शन जो मशीन आता है वो देखा है आपने, वो हीट कैसे जनरेट करता है, ऐसे ही जनरेट करता है। करंट ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है, करंट ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर रहा है। देखो एक आपने हीटर देखा है, एक्चुअल हीटर कॉइल्स जो होते हैं जिसमें रसोई पकाया जाता है, एक वो हो गया और एक हो गया इंडक्शन। इंडक्शन में काफ़ी करंट, कम करंट लगेगा और वही पावर जनरेट होगा, ठीक है। अगर आप हीटर यूज़ करेंगे, नाइक्रोम वायर का हीटर वगैरह यूज़ करें तो उसमें काफ़ी पावर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। यहाँ पे भाई साहब आपका इंडक्शन और रेजिस्टेंस दोनों भी है, जिससे क्या हो रहा है कि करंट आपका कम लग रहा है लेकिन पावर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एवरेज पावर dissipated by the coil is very small. Z is equal to R square, omega square, L square is large. So current is reduced without appreciable wastage of power. तो current आपका reduce हो जाता है without wastage of power. We will look more into this tomorrow. Thank you so much for your valuable time. चोक कॉइल में भाई साहब डिफरेंस क्या है कि चोक कॉइल में आप भाई साहब इंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, और इंडक्टेंस के बढ़ने से क्या होता है, इंडक्टेंस के बढ़ने से क्या होता है भाई साहब, आपका करंट विल रिड्यूस, बट यहाँ पे पावर लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओमिक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो अगेन करंट विल रिड्यूस, बट इट विल बेसिकली also result in the loss of power. So a choke coil is basically preferred. The most common use of choke coil is in the fluorescent tubes with AC mains. If the tube is connected directly across 220 volt source, it would draw large currents which would damage the tube. With the use of choke coil, ये आज की तारीख में तो ये सब LED है। आपने पुराने वाले ट्यूबलाइट देखे? कहाँ हमारा हार्डवेयर कहाँ गया भाई? हाँ, अरे पुराने वाले ट्यूब देखे हैं वैसे आप, है ना? तो उसमें एक चोक आता है, देखो चोक मतलब ऐसा देखा है आप लोगों ने? तो ये ऐसा रहता है ना, देखो ये ट्यूबलाइट है, लेट्स से ये भाई साहब आपका ट्यूबलाइट है और यहाँ पे एक ऐसा चोक रहता है इसमें, ठीक है। ये पुराने वाले ट्यूबलाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका चोक कॉइल है, दिस इज बेसिकली अ चोक कॉइल, ठीक है। क्या होगा कि अगर 220 वोल्ट का वोल्टेज इसमें आएगा तो यहाँ पे करंट काफी हाई हो जाएगा और ये भाई साहब हो जाएगा। ये चोक कॉइल क्या करता है भाई साहब, करंट को रिड्यूस करता है, और करंट को रिड्यूस करते हुए क्या करता है, इसको इल्यूमिन करता है। द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू एन अप्रोप्रिएट वैल्यू विदाउट वेस्टिंग एनी पावर। चोक कॉइल्स आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मरकरी लैंप इन सोडियम वेपर लैंप्स। अगर ये चोक कॉइल खराब हो जाता है, चोक अगर खराब हो जाता है तो ट्यूबलाइट भी खराब हो जाएगा, ट्यूबलाइट जल जाएगा, क्योंकि उतने वोल्टेज को संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो दैट इज, आज की तारीख में तो ऐसे ट्यूबलाइट्स हम यूज नहीं करते हैं बेसिकली, ओके। पावर इन एन एसी सर्किट, द रेट एट विच electric energy is consumed in an electric circuit is called its power. In a DC circuit, power is given by the product of voltage and current. DC circuit मतलब डायरेक्ट करंट, तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I। अभी भाई साहब अगर आपका LCR सर्किट है या कोई भी सर्किट है, वहां पे V और I में भाई साहब एक एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी डिपेंड करता है भाई साहब, आपका प्योर LC सर्किट है, ठीक है, सॉरी आपका भाई साहब रेजिस्टेंस और L है, या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, या भाई साहब रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर है, LCR है, ये डिपेंड करता है। तो हर बार आपको क्या मिल रहा है, करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, वोल्टेज और भाई साहब करंट बोल दें हम, वोल्टेज और करंट में एक एंगल का डिफरेंस मिल रहा है विच इज फाई, ठीक है। ये आपका भाई साहब फाई है, तो मतलब वोल्टेज या तो करंट से अहेड होगा या तो करंट वोल्टेज से अहेड होगा, देयर विल बी अ फाई डिफरेंस, ठीक है, ओके। यहां पे कुछ नहीं होगा। अगर प्योर आपका रेजिस्टिव सर्किट है, अगर सिर्फ आपका रेजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज है, तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट भाई साहब और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होंगे, देयर विल बी अ फेज डिफरेंस। तो अगर मैं समझो दो क्वांटिटीज को स्केलर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस विल बी ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो पावर क्या होता है भाई साहब, डीसी सर्किट में होता है आपका वी आई, लेकिन यहाँ पे V और I सेम फेज में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E I cos phi, where phi is the phase difference between voltage and current. Now this current can be ahead of voltage or voltage can be ahead of current, either ways, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, सो भाई साहब साइनस, but in AC circuit both voltage
एंड करंट वेरी साइनोसोडियली, मतलब साइनोसोडियली आपका भाई साहब जा रही है विथ टाइम एंड आर जनरली नॉट इन फेज. सो फॉर एन एसी सर्किट वी डिफाइन instantaneous power as the product of the instantaneous voltage and instantaneous current. तो E आपका कितना हो गया भाई साहब, E नॉट साइन ओमेगा टी. I कितना हो गया भाई साहब आपका, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई. ठीक है. और वोल्टेज एंड करंट, सपोज इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन बाय. इसको देखकर ही आप क्या बता सकते हो किस टाइप का सर्किट है बाबू, किस टाइप का सर्किट होगा ये? हाँ हाँ, एल वाला इंडक्टर. ठीक है, जिसमें इंडक्टर लगा हो. ठीक है, इंडक्टेंस हो, क्योंकि इंडक्टेंस में आपका करंट जो है तो वोल्टेज से पीछे जाता है. ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई. ठीक है, वेयर फाई इज द फेज एंगल बाय विच द वोल्टेज ई लीड्स द करंट. द इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ई आई, दैट इज ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई. ये दोनों भाई साहब आपने ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई को दहेज में लाएंगे भाई साहब. ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी. आपने टू को जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, टू साइन थीटा. ठीक है, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो आपका साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी. ठीक है, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी. तो उसको आपने प्लस किया पहले. ठीक है, सॉरी आपने माइनस किया भाई साहब और यहाँ पे प्लस किया. टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, यहाँ पे हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज ऑफ दिस. ठीक है, मतलब आपका इसका एवरेज, इस पूरे का भाई साहब एवरेज. ठीक है, सो ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस पाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस पाई. द सेकेंड कोसाइन टर्म इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स एवरेज पर पावर साइकिल इज जीरो. टाइम डिपेंडेंट अगर होगा तो आपका ये जो फैक्टर है, ये पावर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो हो जाएगा. ठीक है, द सेकेंड कोसाइन टर्म दैट इज कॉस टू ओमेगा टी माइनस पाई is time dependent, its average over a cycle is zero. क्यों, कितना हो गया भाई साहब आपका, जीरो. जहां से चले वहीं पे वापस आए. तो ये आपका cos टू ओमेगा टी माइनस पाई, ये भाई साहब आपका हो जाएगा जीरो. तो अपन क्या लिख सकते हैं, पावर एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट टू बाई कॉस पाई. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई अंडर रूट टू आई नॉट बाई अंडर रूट टू. ई नॉट बाई अंडर रूट टू क्या होता है भाई साहब आपका, ई आर एम एस. ठीक है, आई नॉट बाई अंडर रूट टू क्या होता है भाई साहब आपका, आई आर एम एस कॉस पाई. तो आप पावर एवरेज क्या लिख सकते हो, ई नॉट इंटू आई आर एम एस. और कॉस फाई की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, आर बाई जेड है. ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू है आर बाई इंपीडेंस, आर बाई इंपीडेंस. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम? ठीक है, फटाफट से एक बार और देख लेते हैं. यहाँ पे आपका भाई साहब पावर फॉर अ डीसी सर्किट क्या होता है, आई वी. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब फॉर एन एसी सर्किट, फॉर एन एसी सर्किट पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, पावर की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट. सपोज हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो कितना है भाई साहब, ई नॉट साइन ओमेगा टी है इंस्टेंटेनियस करंट फॉर अ सर्किट. और लेट्स से हमारा आई कितना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई है. प्लस पाई भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो ये है भाई साहब आई. तो आप पावर को कैसे लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी इसके जगह पे लिखा और इसके जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके. तो आप यहां पे क्या लिख दोगे भाई साहब, पहले ई नॉट और आई नॉट को एक तरफा कर लो. ठीक है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, टू लिख दो, टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और अपॉन टू कर दो. कर सकते हैं भाई साहब ऐसा, है ना. टू बाई टू मतलब वन, है ना. और आपको मालूम है यहाँ पे टू साइन ए साइन बी ये कितना होता है भाई साहब. ठीक है, टू साइन ए साइन बी. तो साइन ए प्लस बी, या अपन ऐसा करें अगर, ठीक है, अगर हम ऐसा करें, देखो कॉस ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. समझम. और अगर भाई साहब आपका है कॉस ए माइनस बी तो ये कितना हो जाएगा बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है, माइनस कर दो भाई साहब यहां पे. सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल. ये क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बी व्हाट, टू साइन ए
साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, 2 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 0। तो यहां पे हो जाएगा कॉस, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 माइनस कॉस, यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस विल बी ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, कॉस यहां पे अगर हम लिखते हैं माइनस 5 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 5, कॉस माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, है ना, कॉस हजम कर लेगा, माइनस कॉस इधर कितना बचेगा बोलो, कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, दैट विल बी हाउ मच 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये हो गया आपका भाई साहब पावर, ठीक है, ये हो गया पावर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। क्लियर है, ये आपको जो यहां पे मिला था, तो आपका भाई साहब पावर इतना हो गया ई नॉट आई नॉट कॉस 5 माइनस कॉस 2 5। नाउ एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है, एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, एक साइकिल में भाई साहब देखो यहां पे हमको साइकिल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 5 दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे भी आपको साइकिल से लेना देना होगा वहां पे टी रहेगा, टी का फैक्टर रहेगा। और भाई साहब आपको मालूम है यहां पे कॉस की वैल्यू एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, एवरेज ऑफ दिस, ठीक है, द सेकंड कोसाइन टर्म इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स एवरेज ओवर अ साइकिल इज 0। मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका टाइम डिपेंडेंट है, जो भी टर्म आपका टाइम डिपेंडेंट होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम एवरेज पावर की बात कर रहे हैं पी एवरेज पर साइकिल, ठीक है, दिस विल बी ई नॉट आई नॉट, ये हो गया 2, ये वाला पूरा चीज जो है ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, दिस वन विल बिकम 0। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब cos 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos 5, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, जिसको अपन लिख सकते हैं ई नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू cos 5। ये ई नॉट बाई अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा ई आर एम एस, आई नॉट बाई अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा आई आर एम एस cos 5, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका एवरेज पावर। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई रेमर cos 5। और cos 5 की वैल्यू अपन ने देखा है क्या होता है, cos 5 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, देखो ये हमेशा आपका r होगा, ये आपका z होगा, ये xl माइनस xc कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये r अपॉन z होगा, ये 5 है आपका, ठीक है। तो cos 5 की वैल्यू तो p एवरेज विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। ये हो गया आपका एवरेज ऑफ पावर ऑफ एवरेज पावर ऑफ अ साइकिल, ठीक है। क्लियरम 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 5 इज रेट, तो आपका पी एवरेज हो गया भाई साहब ये। ओके ओके ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या पे हो जाएगा भाई साहब, हियर द वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज, cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका पी एवरेज कितना हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos 0 दैट इज 1। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा पी एवरेज फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस है यहां पे, और आई आर एम एस क्या होता है भाई साहब, आई आर एम एस होता है आपका ई आर एम एस बाई आर, है कि नहीं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो ये हो जाएगा आपका ई आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। आपने भाई साहब 10th में भी पढ़ा था कि अगर आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वोल्टेज भाई साहब आपका पावर क्या होता है वी आई होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो द सेम थिंग हियर इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में भाई साहब करंट और वोल्टेज में कौन आगे रहेगा भाई साहब, वोल्टेज आगे रहेगा बाई पाई बाई 2। तो आपका भाई साहब करंट क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब कॉस, आपका दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2 का हो जाएगा, है ना। तो आपका पावर कितना हो जाएगा भाई साहब ई आर एम एस आई आर एम एस cos 5 दैट इज cos पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो पावर प्योर इंडक्टिव सर्किट में हेंस द वोल्टेज इन द करंट, तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा 0। दस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड
इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। और यही रीजन है कि हम चोक कॉइल्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पावर कंजम्पशन जीरो रहे, ठीक है। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एक इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर साइकिल आपका जीरो हो जाएगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट आपको मालूम है भाई साहब, करंट और इसमें कितने का डिफरेंस है। अगर वोल्टेज आपका साइन ओमेगा टी है तो करंट कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आपका भाई साहब कितना, मतलब समझ लो, अगर आपने ये आपका भाई साहब लेट्स से ई है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना। सुषमा पाटिल में बैठा होगा देख, ओके। यहाँ पे ई आर एम एस आई आर एम एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई टू। कॉस माइनस पाई बाई टू मतलब कितना हो गया, कॉस पाई बाई टू, दैट इज जीरो। अगेन अगर आप देखोगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी आपका एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्लियर है, ओके। सीरीज एलसीआर सर्किट, अगर आपका भाई साहब एलसीआर सर्किट होता है तो यहाँ पे एक फाई रहेगा और इस फाई की वैल्यू डिपेंड करती है। इस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो tan फाई हमको मालूम है क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो आपकी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो आपका पावर एवरेज ये कितना हो जाएगा, दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस यहां पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, कॉस tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। ये लंबा चला जाएगा बच्चा, ठीक है। तो वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। समटाइम्स फाई may have non-zero value for series LCR, ठीक है। So power is consumed in such a circuit but only in the resistor R, ठीक है, ओके। अभी अगर भाई साहब पावर डिसिपेटेड इन रेजोनेंस इन LCR, मतलब जब आपका XL और XC बराबर हो तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो ये अपॉन जीरो, tan जीरो ऑफ जीरो, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो दैट इज मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट थ्रू R एट रेजोनेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, क्लियर हम, अच्छा जी, ओके। पावर फैक्टर, द एवरेज पावर, तो पावर फैक्टर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल ईएमएफ इंटू वर्चुअल करंट इंटू कॉस फाई। द प्रोडक्ट ऑफ दिस डज नॉट गिव द एक्चुअल पावर एंड इज कॉल्ड द एपरेंट पावर। तो आपका भाई साहब पावर एवरेज क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये वाला भाई साहब, इस फैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, दिस इज एपरेंट पावर। और इस वाले फैक्टर को अपन क्या बोलेंगे, पावर और ट्रू फैक्टर, ठीक है। इट गिव्स एक्चुअल और ट्रू पावर ओनली व्हेन मल्टीप्लाइड, तो इसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। और भाई साहब आपका tan फाई का वैल्यू क्या होता है, tan फाई का वैल्यू होता है XL माइनस एक्स सी बाई आर। कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, R बाई Z, ठीक है, क्लियरम, ओके। दिस पावर फैक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर, कैसा भी कर लो भाई साहब, R बाई Z होगा ये R बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। फॉर अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 90, ठीक है, मतलब करंट और वोल्टेज में जो डिफरेंस होगा वो 90 का होगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो। दस पावर फैक्टर अज्यूम्स द मिनिमम वैल्यू फॉर अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स, ठीक है। पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका एवरेज पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों में, ठीक है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos जीरो फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो cos XL और XC बराबर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, cos फाई विल बी इक्वल टू R बाई R हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई साहब। तो R बाई R मतलब 1, और cos की कौन सी वैल्यू के लिए 1 होती है, जीरो के लिए, तो आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। Thus the power factor assumes the maximum value for a purely resistive circuit, ठीक है। Wattless current, अभी wattless current क्या होता है भाई साहब, the current in AC circuit is said to be wattless if the average power consumed in the circuit is zero। अगर भाई साहब एवरेज पावर आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। तो IRMS cos फाई है भाई साहब, IRMS, ये लेट्स से IRMS है, ठीक है, ये आपका ERMS है, ठीक है, और ये IRMS cos फाई है। तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ERMS इंटू IRMS cos फाई, है ना। ये आपका द एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाय दिस। तो लेट्स से भाई साहब आपका ये IRMS है
और ERMS और ERMS में कितना डिफरेंस है भाई साहब? पाई का। तो इस पाई को अगर मैं इसमें लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? IRMS cos पाई, और इसका परपेंडिकुलर अगर मैं डालूं तो IRMS sin पाई। क्या ये समझ में आ रहा है? कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये आपका क्या है? IRMS है और ये ERMS है, दोनों के बीच में कितने का एंगल है? पाई का। तो अगर मैं इसको इसमें प्रोजेक्ट करूं तो क्या आ जाएगा? IRMS cos पाई, और बराबर इसके परपेंडिकुलर डालूं तो क्या हो जाएगा? IRMS sin पाई, ठीक है। ओके, शोज द फेज एंगल पाई बिटवीन दिस, ओके, कंपोनेंट IRMS cos पाई along ERMS as the phase angle between this and this is 0, therefore power average कितना हो जाएगा? ERMS IRMS cos पाई cos 0, ठीक है। there will be how much? cos पाई। ऐसा कंपोनेंट ले लो भाई साहब, इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं। IRMS और ERMS में पाई का डिफरेंस है, तो इसका प्रोजेक्शन इसमें कितना हो जाएगा? IRMS cos पाई, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका IRMS sin पाई, ठीक है। We call the component IRMS sin phi as the ideal or wattless current because it does not consume any power in an AC circuit। अगर आप देखोगे यहाँ पे IRMS, और अगर मैं sin phi को लिखूं, ठीक है, ERMS into IRMS sin phi, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? पाई बाई 2 है ना, cos पाई बाई 2। अगर मैं देखो इन दोनों का निकाल रहा हूं, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, कौन सा? इसका और इसका, ठीक है। ERMS और ये क्या है? IRMS sin phi, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0। तो आपका स्केलर प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे ERMS into IRMS sin phi into cos पाई बाई 2, that will give you as a 0। इसीलिए हम इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट, ठीक है। ये जो IRMS है, इसका जो IRMS sin phi का कंपोनेंट है, इसको अपन बोलेंगे वॉटलेस करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम नहीं, देखो भाई साहब यहां पे आपका लेट्स से ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, और लेट्स से ये हो गया ERMS। समझो इस चीज को, पहले तो अपन इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये है आपका भाई साहब IRMS, ये है भाई साहब आपका ERMS। दोनों में भाई साहब कितने का एंगल बन रहा है? फाई का एंगल बन रहा है, ठीक है। ERMS और ये हो गया भाई साहब आपका IRMS, ठीक है। ओके, अभी मैं इसमें अगर कंपोनेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा बोलो? IRMS cos पाई, और अगर मैं इसमें इसका कंपोनेंट निकालूं तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? IRMS sin phi, है ना। दिस विल बी IRMS sin phi, क्लियर है। IRMS का इसमें कंपोनेंट क्या हो जाएगा? IRMS cos phi, और ये हो जाएगा भाई साहब IRMS sin phi। अगर मैं इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, किसका? IRMS, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ERMS, और यहां पे भाई साहब हो गया IRMS, ठीक है, cos phi इनटू इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना एंगल होगा? cos 0 का एंगल होगा, सो दैट विल बी हाउ मच? ERMS IRMS cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया cos phi, ठीक है। ये हो गया भाई साहब cos phi, यही आपको दिखाया गया। देखो कंपोनेंट IRMS cos phi along ERMS as the phase between this, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा ERMS IRMS cos phi, ठीक है। अभी इन दोनों को ले रहे हैं भाई साहब ERMS, इसको भूल जाओ, ये ERMS है और ये IRMS sin phi है। इन दोनों के बीच में भाई साहब कितने का एंगल है? 90 का एंगल है, ठीक है। तो अपन अगर इस प्रोडक्ट को लेंगे ERMS इंटू IRMS sin phi, दोनों के बीच में एंगल कितने का भाई साहब? cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? 0। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्यों बोल रहे हैं? हम इसको क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? पावर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज पावर। अगर मैं इस ERMS को और करंट के इस कंपोनेंट का पावर निकालूं तो पावर क्या हो जाएगा? ERMS इंटू IRMS sin phi, ये पूरा इंटू जो आपका cos phi, इनके बीच में एंगल है, तो इसीलिए इसको भाई साहब वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट बोलेंगे अपन, ठीक है। दिस इज वॉटलेस करंट और पावरलेस करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, वॉटलेस करंट और पावरलेस करंट, ठीक है। ओके, सो ये हो गया 0। वी कॉल द कंपोनेंट एज द आइडियल और वॉटलेस करंट बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द AC सर्किट। दिस हैपेंस इन अ प्योरली इंडक्टिव or capacitive circuit in which the voltage and the current differ by a phase angle of pi by 2।
ये तभी पॉसिबल है जब भाई साहब आपका वोल्टेज और करंट में π/2 का डिफरेंस हो, और ये प्योर इंडक्टिव और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही पॉसिबल है। ठीक है, ओके। Thus the current in the circuit has no power. It flows sometimes along the voltage and sometimes against the voltage. So the next work done per cycle, net work done per cycle is zero. For example, when the secondary or transformer is open, the current in the primary is almost wattless. ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं भाई साहब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं। ठीक है, एवरेज पावर हो गया आप लोगों का? धनम मिश्रा जी, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टर इन केस ऑफ अ प्योर रेजिस्टर, अगर हम भाई साहब प्योर रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, द करंट आर ऑलवेज इन सेम फेज। क्या क्या? एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टर इन केस ऑफ अ प्योर रेजिस्टर, अगर प्योर रेजिस्टर है, द वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन सेम फेज। तो वोल्टेज और करंट भाई साहब हमेशा आपका क्या होगा? इन सेम फेज होगा। सो वी कैन राइट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट एज फॉलोज। V की वैल्यू भाई साहब कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, I की वैल्यू भाई साहब क्या है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों भी सेम फेज में रहेंगे। तुमसे नहीं किया इन लोगों ने, बहुत नॉन कोऑपरेटिव इंसान है इन लोग, है ना? कहाँ है? श्लोकवा रे, हे श्लोकवा। ओके भाई साहब, ये समझ में आ गया। अभी देखो यहां पे अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हो जाएगा भाई साहब? E की वैल्यू कितनी? E नॉट साइन ओमेगा टी, और क्योंकि E और I फेज में है तो I की वैल्यू कितनी? I नॉट साइन ओमेगा टी। तो वर्क डन की बात करें अगर हम, वर्क डन क्या होता है? क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, है ना? तो आपका वर्क डन क्या होता है? PT होता है भाई साहब। ठीक है, PT। तो P पावर कितना हो जाएगा भाई साहब? E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया पावर इंटू DT, और ये हो गया आपका भाई साहब DW। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? श्लोक ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? इसके बाद अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ओके, तो DW की बात क्या हो गई भाई साहब? DW की वैल्यू क्या हो जाएगी? E नॉट साइन ओमेगा टी और आपका भाई साहब I नॉट साइन ओमेगा टी DT। क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे DW की वैल्यू हो गई VI DT, दैट इज V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ऐसे ही मन गणत 1 - 2 cos ओमेगा टी लिख देंगे। क्या करने के टाइम पे पता नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, अगर हो गया रहेगा तो चलेगा। ओके चलेगा भाई साहब, ये वाला करते हैं। चलिए ये इतना गंदा गंदा वैल्यूज क्यों दिया हुआ है भाई साहब? तेजस, ये प्रीलिम्स का पेपर है? ये तो पूरा CBSE फॉर्मेट में लिख रहा है भाई साहब।
स्टेट बोर्ड का ये फॉर्मेट नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे पेपर दिया तुमको। चलो भाई साहब, चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। और साइनोसोडियल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट्स, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? पीक वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 283 वोल्ट्स, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना है आपका? 50 हर्ट्ज, ठीक है। इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इज इक्वल टू 3 ohms, ठीक है। एल इज इक्वल टू 25.48 मिली हेनरीज, मिली हेनरीज मतलब 10⁻³ हेनरीज, ठीक है। एंड सी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 796 माइक्रोफैरेड, दैट इज 10⁻⁻6 का फैरेड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस भाई साहब क्या हो जाएगा? इंपीडेंस विल बी इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो पहले अपन निकाल लेते हैं भाई साहब L XL, XL हो जाएगा ओमेगा L, ओमेगा L मतलब 2πfL, ठीक है। तो 2 इंटू F और L की वैल्यू भाई साहब ये 7 से जाएगा क्या? 7 3 जा 21, 5 से 1 गया 4, 7 6 जा 42, जा रहा क्या भाई साहब? जाएगा ना? 25.48, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, हाँ जा रहा है ना भाई साहब? 7 4 जा 28, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 50 है भाई साहब, ये 50 है, इंटू आपका भाई साहब कितना है? एल, एल की वैल्यू है 25.48 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपका भाई साहब 2 इंटू 50 हो गया 100, 100 इंटू 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, ठीक है। 7 इसको अगर हम कहें काटा तो कितना आ रहा है? 3.64, 3.64 इंटू 22 कितना आ रहा है भाई साहब? देखो जरा फटाफट, 364 इंटू 22, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 13, क्या हो रहा है? 8,000 3.6.22 ये ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ना, 80.08 आया ना, ठीक है। तो ये इंटू आ गया भाई साहब ये, ठीक है। अगर करना है तो भाई साहब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8.008 लिख सकते हैं भाई साहब। इस 10⁻⁻1 को हमने इस्तेमाल किया तो ये कितना हो गया भाई साहब? ये इधर आ गया 8.008। तेरे आसपास के रेडियस में खुराफती क्यों होती है? एक को इधर किया मैंने अभी 8.008, तो ये हो गया आपका XL का वैल्यू, ठीक है। ओके, XC का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/ωc, ओमेगा सी मतलब कितना हो जाएगा? 2πf इंटू सी, ठीक है। 2πf इंटू सी, 1/2 इंटू 22/7 इंटू एफ, एफ की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 50, 50 और सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 796, 796 इंटू 10⁻⁻6, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 796, 7 1 7 9, 7 1 7, कितना आ रहा है? ये तो नहीं जा रहा भाई साहब, फंस गए अपन भाई। 250 भाई साहब हो गया 100, 100 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻3। कितना आ रहा है ये? 22.7 इंटू 796, 3.14 इंटू 796 कर लो, फालतू वाला वैल्यू आ गया ये। कितना? 2499,
तो अपन यहाँ पे 1/2500 लिख सकते हैं इसको। 2500 ले लिया और 10⁻³ हो गया, तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया 1/2.5, ठीक है, 1/2.5, तो ये हो गया 10/25, मतलब हो गया भाई साहब आपका 25 0.4, अप्रोक्सीमेटली 0.4 हो गया ये, ठीक है। एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, और एक्स एल की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 8.008, 8 ही ले सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस एक्स एल दैट इज भाई साहब आपका कितना हो गया 8 माइनस 4 का भाई साहब स्क्वायर, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 9 प्लस 16, है ना, तो दैट इज 25, तो z की वैल्यू हो गई आपकी 5। इंपीडेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5 ओम। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट्स, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, आपको मालूम है यहाँ पे cos फाई की वैल्यू एक्सी की वैल्यू 0.4, अच्छा हाँ ये 8.0 है, तो आपका दर्द यार हम सोचे आराम से हो जाएगा। ओके, z की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब r का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस xl दैट इज 8 माइनस 0.4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 7.6 का स्क्वायर, 7.6 का स्क्वायर करो भाई साहब कितना आ रहा है 57.76 और इसको ऐड करो इसके साथ भाई साहब कितना आ रहा है ये 0.76, 66.76, ला नहीं संभाला जा रहा है, ला नहीं संभाला जा रहा है ना वैसे, अरे नहीं संभाल पा रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 66.76 इसका स्क्वायर रूट निकालो वैसे कितना आया 8.17, ओके चलिए z की वैल्यू आ गई 8.17 ओम्स, ठीक है। The impedance of the circuit, the phase difference between the voltage across the source and the currents, phase difference कितना आ जाएगा भाई साहब आपका cos phi होता है कितना z by r, तो z by r, so that will be 8.17 by 8, approximately 8.008 नहीं 8 by 3 ना 3, तो कितना आ जा रहा भाई साहब ये 3 2 जा 6 3 7 जा 21, तो cos फाई की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। फेज डिफरेंस तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब cos इनवर्स ऑफ 2.72, ये आपको टेबल से मिलेगा वैल्यू इसका, ठीक है ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट कितना हो जाएगा भाई साहब, पावर की वैल्यू ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वैल्यू निकालिए फटाफट, हाँ क्या बोल रहे हैं, ए रुको यहाँ तो आया भाई साहब z की वैल्यू 5, xc की वैल्यू 0, xc की वैल्यू 4 आई हुई है भाई साहब, ये xl की वैल्यू सही है, ठीक है 8, xl की वैल्यू यहाँ पे 8 आई हुई है, xc की वैल्यू 0.4, xc की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 by ओमेगा सी 2 पाई f, कहाँ सब वैल्यूज दे रहे हो तुम लोग पता नहीं धर, ये हो गया भाई साहब xc की वैल्यू हो गई 1 by ओमेगा सी, है ना, 1 by आपका 2 into पाई दैट इज 22/7 into f दैट इज 50 into c की वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे 796 माइक्रोफैरेड, सो ये हो गया into 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 7 4 28, फोर कैसे आएगा भाई साहब इसका, इसको ऐसे करके देखो भाई साहब 1 by
2 इंटू 3.14 इंटू 50, 2 इंटू 50 तो भाई साहब हो गया आपका 100 है ना, 2 इंटू 50 हो गया 100, 3.14 इंटू 796 इंटू 10 रेज टू -4। चलिए इसको कीजिए जरा, कितना आ रहा है देखो, 796 इंटू 314 करो, ये 4 कैसे आ गया भाई साहब इसको, 2 इंटू 50, 3.14 इंटू 796, क्या कर रहा है देवजीत, 4 पॉइंट कितना आ रहा है ये पूरे का 4.0093 ना, तो चलो भाई साहब 4.0093 कुछ आ रहा है ना, तो वी कैन टेक दिस एज 4, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू हो गई 4 और एक्स एल की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, एक्स एल की वैल्यू हो गई भाई साहब 8, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। यहां पे आपका भाई साहब फेज डिफरेंस, इंपीडेंस कितना हो जाएगा, द इंपीडेंस इन द सर्किट विल बी 8 का स्क्वायर दैट इज आर, सॉरी 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी दैट इज 8 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 तो ये हो गया भाई साहब आपका 25, तो ये हो गया आपका 5, पहला वाला आंसर ही सही आया था भाई साहब। z की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, z की वैल्यू 5 आई थी पहले, वही सही था, ओके। यहां पे आपको फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, tan फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो cos फाई को या तो tan फाई को, tan फाई होता है आपका xl माइनस xc बाई आर, है ना, xl माइनस xc बाई आर, xl माइनस xc मतलब कितना हो गया भाई साहब 8 माइनस 4 है ना, 8 माइनस 4 बाई 3, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 4 बाई 3, 4 बाई 3, तो आप भाई साहब यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4 बाई 3। कभी भी ट्राइंगल अगर आप लोगे, हो गया कैलकुलेशन सब हो गया, इधर ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, अगर आप कोई ऐसा ट्राइंगल लेते हो जहां पे ये 5 है, ठीक है, और ये 4 है और ये 3 है, आपने भाई साहब 10th में 9th में पढ़ा था एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, तो ये वाला आपका भाई साहब हो जाएगा 37, ये वाला हो जाएगा आपका 53, सिंपल, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्चुअली में आंसर उतना ही आया है 53.1 आया है, लेकिन आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है देखो, tan फाई इज इक्वल टू 4 बाई 3, मतलब ये 4 बाई 3, देखो ये वाला एंगल tan फाई मतलब ये 4 बाई 3, तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 53, तो आपका फाई का वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 53 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर आपका ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जहां पे रेशियो ऑफ द टू साइड्स इज 3:4, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा भाई साहब 5 होगा, तो आप एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर साइड का ऑपोजिट वाला ग्रेटर एंगल, स्मॉलर साइड के ऑपोजिट वाला स्मॉलर एंगल, ये वाला डेफिनेटली 53 होगा और ये वाला 37 होगा, ठीक है, 53 और 37 ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो आपका tan फाई 4 बाई 3 हो गया, विच मीन्स 4/3, तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया आपका फाई इज इक्वल टू 53। क्लियर 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 पीपल, ओके। The phase difference between the voltage and the source and the currents, the power dissipated in the circuit, power dissipated in the circuit भाई साहब कितना हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला P is equal to भाई साहब क्या हो जाएगा ERMS into IRMS, ठीक है, into cos फाई, है ना, और ERMS भाई साहब क्या होता है, ERMS की वैल्यू लेंगे तो ये होगा E by √2, अरे क्या हो गया भाई साहब, मैक्सिमम हो गया, ये भी नहीं जा पाएगा, 30% हो गया, क्या हो गया भाई साहब। चलिए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये P विल बी इक्वल टू ERMS मतलब E नॉट बाई √2, E नॉट बाई √2, IRMS मतलब I नॉट बाई √2 cos फाई, है ना भाई साहब, cos फाई, देखो E नॉट बाई √2, E नॉट बाई √2 भाई साहब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 283, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, आई नॉट तो लिखा है नहीं, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, आई नॉट की वैल्यू होगी कितनी होगी बोलो, ई नॉट बाई क्या जेड, ई नॉट बाई जेड, वेरी गुड बाबू, ओके, ई नॉट बाई जेड, ओके। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब 283, और जेड की वैल्यू बोलो कितना है भाई साहब 5, है ना,
तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 283, ठीक है, बाई 5√2 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ आएगा, ये √2 इधर आया और ये वाला 283/5 और ये √2, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी बना रहे। कॉस पाई की वैल्यू देखो, अभी जनरली आपने क्या किया रहेगा, लॉग टेबल देखेंगे, फिर इसका 53 डिग्री निकालेंगे, फिर से कॉस पाई का देखेंगे, नो नीड। कॉस पाई, बड़ा हंसी आ रहा है भाई साहब, क्या हो गया? कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो इस वाले वैल्यू की बात करें ना, 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ में आ रहा है भाई साहब? कितना हो जाएगा बोलो, सीधा लिख सकते हो तुम क्या, 3/5। क्लियरम 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 क्लियरम। ओके, 283 का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका 283 का स्क्वायर इंटू ये आपका ये 2 हो जाएगा, 2 × 5 हो गया कितना, 10, और कितना है भाई साहब यहाँ पे 3/5, 3/5 मतलब हो गया 0.6, है ना। चलो भाई साहब इसको करो, 283 × 283 × 0.6, निर्लज इंसान। तो ये आ जाएगा भाई साहब 48,000 कितना आ रहा है, 48,000 ही लिखा है यहाँ पे। चलिए 48,000 आपका ये वॉट्स में आ जाएगा, देखो पावर इज 48,000 वॉट्स, ठीक है। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाले सवाल को निपटाना ही है, निपटाना है तो निपटाना है, जल्दी से फटाक से। क्या 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 प्रीवियस एग्जाम्पल ये, अच्छा, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। फ्रीक्वेंसी मतलब एसी सोर्स हो गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स? रेजोनेंस अकर्स व्हेन XL इज इक्वल टू XC, है ना भाई साहब। तो ओमेगा L मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC फ्रीक्वेंसी, है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/L कितना निकला था भाई साहब, L कितना दिया हुआ था, ये बहुत लंबा लंबा वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, 25.48। करो ना, करो जरा, करो फटाफट, 25.48 ऐसा वैल्यू कहाँ दिया हुआ है भाई साहब, 25.48 इंटू कितना था, -3, ठीक है, अंडर रूट में। ये क्या कर रहा है उधर, मितेश बैठा हुआ है, रोहित कुछ तो कर रहा है भाई साहब। 25.48 इंटू 10⁻³ और C की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 796 है, इंटू 10⁻⁻6 790। ओए सीधा इधर बैठाऊंगा अभी, वो पूरा लेडीज गैंग उधर कुछ नहीं कर रहा है, एक सवाल नहीं लग रहा उधर। 796 इंटू कितना है, -6। चलो भाई साहब इसको जरा मल्टीप्लाई करो। बहुत सैड है भाई साहब, तुम ही करो उसको। फिर क्या 20 पॉइंट क्या पूरे का, इतना गंदा सवाल क्यों दिए भाई साहब। अभी इसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। टू पाई एफ है, 2πf इज इक्वल टू LCA। तो अभी भाई साहब f की वैल्यू क्या होगी, 2π√LC। ले भाई साहब और संभालो, ठीक है, कैसा भी करके यहाँ पे आ रहा है भाई साहब 35.4 पर सेकेंड, ये हर्ट्ज आ रहा है भाई साहब, ठीक है। फ्रीक्वेंसी
कैलकुलेट द इंपीडेंस द करंट इन द पावर डिसिपेटेड इन द रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंट कंडीशन में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंट कंडीशन में आपका पावर बताओ कितना हो जाएगा, बाबू रेजोनेंट कंडीशन में पावर कितना होता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, लड़का एकदम सही जा रहा है। ओके, वी आई मतलब ई आई जो भी है आपका, ठीक है, ई आई हो जाएगा। क्यों भाई साहब बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आर्या अंकिता, ई आई क्यों होगा या वी आई क्यों होगा पावर रेजोनेंट कंडीशन में? बहुत सिंपल सा है भाई साहब। गुंजला गुंजला क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। कावेरी देखो भाई साहब उधर सिर्फ भाई, हाँ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तेजस उधर सिर्फ टाइम पास चल रहा, तुम लोग टाइम पास करो तब से बैठ के, इधर तक आवाज आ रही है। हाँ मितेश बाबू, बोलो बोलो। एक्सी और एक्सएल का वैल्यू सेम हो जाएगा ना भाई साहब। अगर एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम होता है तो tan फाइव की वैल्यू क्या होती है? अभी तो कैलकुलेट किया। एक्सएल रेजोनेंट कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम हो जाता है। इसको अपॉन आर करेंगे, अगर ये 0 आ रहा है आपका तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0। और आपका पावर कितना होता है? पावर होता है भाई साहब ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है, ई आर एम एस इंटू आर एम एस कॉस फाइव। अगर कॉस 0 है तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 1, ठीक है। सो पावर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जो आपका भाई साहब किस में होता है? जनरली एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मिलता है आपको। ई आर एम एस की वैल्यू मतलब वही आपका ई नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बाई अंडर रूट 2। तो जो पिछले बार निकाला था वही आपका आ जाएगा यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब पावर डिसिपेटेड, इसको आई स्क्वायर आर माना है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Virtual current of 4 ampere flows in a coil when it is connected in a circuit having alternating frequency of 50 hertz, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड कितना है भाई साहब? पावर कंज्यूम्ड इज 240 वॉट्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब? ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? 50 हर्ट्ज। वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो आपका भाई साहब वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसको आप आरएमएस बोल सकते हैं, ये इफेक्टिव करंट भी बोल सकते हैं। करंट ऑफ, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड इज दिस मच, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल
इफ द वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब ERMS की वैल्यू दी हुई है आपको, ERMS की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 100 वोल्ट्स, ठीक है, क्लियर हम? ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, I स्क्वायर R तो दिया नहीं हुआ है, अगर VI करना चाहे तो VI कर सकते कि नहीं, ठीक है, ERMS इंटू IRMS कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है, तो पावर यहाँ पे, लेकिन अपन को क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब हमको इंपीडेंस निकालना पड़ेगा भाई साहब। तो अगर हम पावर की बात करें यहाँ पे कितना बोला तुमने, I स्क्वायर R ना, I स्क्वायर R या Z लिख सकते हैं हम यहाँ पे ना, I स्क्वायर RMS इंटू Z, ठीक है, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4 का स्क्वायर, इधर पावर कितना दिया हुआ है 240, ये हो गया इंटू Z, तो Z की वैल्यू भाई साहब कितनी 240 अपॉन 16, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 15 जा, ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 15, ठीक है, ओके। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा है, इफ द वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, यार रेजिस्टेंस भी तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहां पे देखो एक कॉइल है जो एक रेजिस्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक इंडक्टर की तरह भी, वन कॉइल इटसेल्फ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे I स्क्वायर R होगा, करेक्ट हो, तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे वर्चुअल, तो ये हो गया I स्क्वायर R, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच 240, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका 16 है ना R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 240 बाई 16, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 15 है ना, कितना निकाला हमने 15 आया था, ठीक है, R की वैल्यू आ गई भाई साहब 15, ओके। अभी हमको भाई साहब Z की वैल्यू निकालनी है ना, पावर कंज्यूम्ड इन द कॉइल, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ द वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस मच, वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, Z की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पे हम लिख सकते हैं ERMS, ठीक है, इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी ERMS बाई IRMS है ना, ERMS बाई IRMS, तो Z की वैल्यू ERMS हो गया भाई साहब आपका 100 और IRMS कितना है भाई साहब 4, तो ये हो गया 25, ये हो गया आपका Z का वैल्यू, ठीक है, ओके। नाउ Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टेंस है तो XL का स्क्वायर है ना, तो अपन अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा वो हो जाएगा आपका XL है ना, XL की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, Z स्क्वायर का वैल्यू, Z कितना आया भाई साहब आपका 25 का स्क्वायर दैट 625 माइनस R का स्क्वायर दैट इज 225 है ना, 15 का स्क्वायर मतलब 225 है ना, तो ये आ गया आपका 400, XL इज इक्वल टू अंडर रूट 400, सो दैट विल बी हाउ मच 20, XL की वैल्यू आ गई भाई साहब 20। कैलकुलेट द इंडक्टेंस, मतलब L कैलकुलेट करना है आपका, तो ओमेगा L फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, ओमेगा L इज इक्वल टू 20, तो 2 पाई F इंटू L इज इक्वल टू 20, तो आपका भाई साहब L का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 अपॉन भाई साहब 2 इंटू 3.14 इंटू आपका भाई साहब कितना 50, ठीक है, तो 250 से 100 हो गया भाई साहब, अरे बाबा रे बाबा, फिर से कितना आ रहा है भाई साहब इसका, देखो जरा, तो ये हो गया भाई साहब 20 अपॉन 100 इंटू 3.14, सो दैट विल बी टड़ंग टड़ंग 2 1 2 2 5 10, तो आपका हो गया 1 अपॉन 3.14 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 4 5 20 5 1 5 6 7
157 है ना, 157, 15.7, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये सब सड़े हुए सवाल है। 10 अच्छा खासा चल रहा था, बीच में ये हो गया। 10/157 कितना आ रहा है भाई साहब? 10/157, एक मिनट भाई साहब, इसमें आंसर ऐसे ही दिया हुआ है। आंसर यहाँ पे 1/5 पाई ना भाई साहब, एकदम सिंपल। इसको अगर हम 5 रखते हैं, 1/5 पाई है, हाँ ऐसे भी रख सकते हैं ना। देखो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 20, और इसको 2, और ये हो गया पाई इंटू 50 है ना, तो ये हो गया 20, 52 सा 100 पाई है ना, टड़ंग टड़ंग 2 5, ठीक है। तो L की वैल्यू हो जाएगी 1/5 पाई, हेनरी में आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियरम। चलो भाई साहब फटाफट से ये वाला सवाल निपटा के नहीं, उधर देखना है, चोर की नजर भाई साहब। तो फटाफट देखो डेटा लिख लो यहाँ पे। पावर कितना दिया हुआ है? सर्किट ड्रॉज अ पावर ऑफ भाई साहब कितना? 550 वॉट का पावर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम अ सोर्स। तो ये आपका ERMS हो गया है ना। जब भी सोर्स की बात करें तो ERMS ही होगा वो, ठीक है। 220 वोल्ट हो गया भाई साहब। द पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर तेजस, पावर फैक्टर मतलब कितना होगा? कल हमने पढ़ा था ये पावर फैक्टर। कावेरी देखो इधर कुछ और ही चल रहा है आज। कल ही पढ़ा था हमने पावर फैक्टर। अंकिता, अच्छा मैं तो कल नहीं आई थी, ओके। मैं भी कल नहीं आया था, ओके। क्या है पावर फैक्टर? कल ही पढ़ा था हमने। पुमा, निर्लज लोग हैं भाई साहब एकदम। cos पाई है भाई साहब आपका पावर फैक्टर, ठीक है। cos पाई मतलब आपका फेज डिफरेंस है। तो ये आपका पावर फैक्टर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपको cos की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, सीधा दिया हुआ है cos पाई इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज दिस, द करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। करंट भाई साहब वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब लैग्स बिहाइंड, तो करंट वोल्टेज से लैग बिहाइंड कब करता है? इंडक्टर है ना, इंडक्टेंस प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। शो दैट द कैपेसिटर ऑफ दिस विल हैव टू बी कनेक्टेड टू ब्रिंग इट्स पावर फैक्टर टू यूनिटी। मतलब आपको ये cos पाई को अगर क्या करना है भाई साहब, यूनिटी पे लाना है, तो आपको कौन सा कैपेसिटेंस यूज करना पड़ेगा? ऐसा कैपेसिटेंस जिसका भाई साहब कितना वैल्यू हो? 1/42 पाई इंटू 10⁻², ठीक है। क्लियर है पीपलम, ठीक है। सो पावर आपका ये हो गया। पावर क्या हो जाएगा भाई साहब? ERMS, ठीक है। आपका अगर हम यहाँ पे IRMS की वैल्यू निकालें, देखो P क्या होता है? ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब पावर की वैल्यू मालूम है, ERMS की वैल्यू मालूम है, IRMS को आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि cos फाई की वैल्यू आपको मालूम है। पावर का वैल्यू डालिए यहाँ पे, कितना हो गया? 550। ERMS की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 220। IRMS नहीं मालूम, IRMS cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8। टुडुंग भाई साहब 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो ये हो गया भाई साहब 5/2। और आपके लाइफ को और डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ पे आएगा 0.8, ठीक है। सो ये हो गया कितना भाई साहब आपका IRMS, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब? 2.5/0.8 है ना, इज इक्वल टू IRMS। कितना आ रहा है भाई साहब इसका? 8 कितना? 3.125 IRMS, ठीक है। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 हो, 4 हो या 8 हो, तो आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। इट विल नॉट बी एन इरेशनल नंबर। क्लियर हम भाई साहब, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, या तो आप सीधा सीधा यहाँ पे 25/8 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको IRMS से यहाँ पे मतलब नहीं है। इसको इजी फॉर कैलकुलेशन के लिए अपन 25/8 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया IRMS, ओके। द पावर फैक्टर, द करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो आपका करंट भाई साहब यहाँ पे लैग कर रहा है, और करंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 25/8, ठीक है। ओके। शो दैट अ कैपेसिटर ऑफ दिस विल हैव टू बी कनेक्टेड टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी। तो अगर भाई साहब पावर फैक्टर मतलब क्या होता है? tan फाई की वैल्यू, यहाँ पे अपन IRMS है ना,
IRMS इतना निकला हाँ और ERMS कितना है भाई साहब 220 और आपका cos फाई का वैल्यू हो गया 0.8। cos फाई की वैल्यू करनी है 1। विल हैव टू बी कनेक्टेड टू ब्रिंग इट्स पावर फैक्टर यूनिटी कब होती है? पावर फैक्टर यूनिटी कब होती है? हाँ cos फाई जब 0 हो। और cos फाई 0 कब होगी? जब XL और XC बराबर होंगे ना भाई साहब। देखो tan फाई की वैल्यू क्या होती है? XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो ये 0 कब होगा? मतलब आपका cos फाई 1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू क्या हो? 0। तो 0 बाई आर मतलब ये tan फाई की वैल्यू 0 बाई आर मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई? 0, है कि नहीं? यहाँ पे कितना आया भाई साहब? tan फाई की वैल्यू 0 और फाई की वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगी? 0, ठीक है, क्लियर है। तो फाई की वैल्यू 0 कब होगी भाई साहब? जब आपका XL और XC बराबर हो, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कैपेसिटर इतना लगेगा, विल हैव टू बी कनेक्टेड टू ब्रिंग इट्स पावर फैक्टर टू यूनिटी। IRMS इतना आ गया भाई साहब, IRMS इतना गया है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो द करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो मतलब आपका किस टाइप का सर्किट है? इंडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है अगर भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? Z की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? मतलब अगर हम XL की वैल्यू की लेंगे, यहाँ पे पावर है IRMS है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई Z। मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ERMS बाई IRMS। ERMS भाई साहब कितना हो गया? 220। IRMS भाई साहब कितना हो गया? 25/8, 25/8। तो आपका भाई साहब इधर हो गया कितना? 220 इंटू 8/25। कटम कुटम का कोई चांस? हाँ कितना रहा है? 70.4। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो Z की वैल्यू आ गई। तो Z मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? देखो यहाँ पे ये तो भाई साहब गड़बड़ हो रहा है। Z की वैल्यू इतनी आ गई, XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब यहाँ पे? tan फाई की वैल्यू XL बाई R। हाँ ऐसा हो सकता है भाई साहब। tan फाई की वैल्यू यहाँ पे ऐसा निकाल सकते हैं। ये लंबा चलेगा भाई साहब। Z से अगर निकालने जाएंगे आपका ये लंबा चल जाएगा। मतलब Z इससे निकालेंगे भी कैसे? क्योंकि हमको R की वैल्यू नहीं मालूम है ना, ये लंबा चला जाएगा। इससे अपन देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी आई है? देखो cos फाई की वैल्यू आई है 0.8। 0.8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8/10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। तो एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो, ठीक है। ये आपका फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है? 4 और ये 5। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा? 3। मुझे बताओ tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan फाई की वैल्यू आ जाएगी 3/4, है कि नहीं? ठीक है, 3/4 आ जाएगा। ओके, रेशियो ये है भाई साहब। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? tan फाई की वैल्यू अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, मतलब जहां पे इंडक्टेंस है, तो ये क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला जा रहा ना करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? XL बाई R ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इंडक्टिव सर्किट है, मतलब प्योर इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस है जिसके वजह से करंट लैग बिहाइंड कर रहा है, ठीक है। तो XL बाई R। तो आप भाई साहब यहाँ पे XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? R इंटू tan फाई। लेकिन मुसीबत यह है कि भाई साहब R की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। यहाँ पे R की वैल्यू कहीं तो हमने निकाली थी इसमें, नहीं? इतने देर से क्या कर रहे हैं भाई साहब? ओके, सिर्फ वैल्यूज दिखा है। ओके, R की वैल्यू अगर यहाँ पे हम बनाते हैं P को हम क्या लिख सकते हैं? देखो P को अपन ये भी लिख सकते हैं ना, क्या था? अगर I स्क्वायर RMS VI होता है ना, तो I स्क्वायर R ना, नहीं VI है ना, VI मतलब हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। हाँ ठीक है भाई साहब, I स्क्वायर R है ना। तो इसके हिसाब से R कितना हो जाएगा? P बाई IRMS का स्क्वायर।
P कितना है भाई साहब आपका 550 और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी I स्क्वायर RMS कितना है भाई साहब आपका 25/8 25/8 का होल स्क्वायर 625/64 इंटू 64 अरे बाबा रे कितना आ रहा है भाई साहब इसका देखो जरा। तब यहाँ पे अगर करते हैं 5 11 ज़ा 25 125 है ना 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 25 ज़ा 22 कितना रहा है 56.32 R का वैल्यू ओके 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 56.32 भाई साहब कितना आ रहा है यहाँ तो लिखा नहीं हुआ खैर। तो R tan phi अगर हम लिखते हैं देखो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है अगर पूरे को ले ले यहाँ पे 550 इंटू 64/25 इंटू 25 इंटू tan phi tan की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3/4 कुछ कट्टम कुट्टम के चांसेस भाई साहब नहीं लग रहा भाई साहब 4 16 ज़ा 64 और तो कुछ नहीं है भाई साहब 5 5 ज़ा 25 5 ठीक है 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 22 तो इधर हो गया कितना भाई साहब आपका 22 इंटू 16 इंटू 3 22 इंटू 16 इंटू 3 अपॉन 25 22 इंटू 16 इंटू 3 अपॉन 25 42.2 का चला है ना। तो एक्सएल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई भाई साहब 42 एक्सएल की वैल्यू इतनी आ गई 42 ठीक है ओके। अब भाई पावर फैक्टर अगर यूनिटी है अगर पावर फैक्टर यूनिटी है देखो यहाँ पे तो ये सब तो कैलकुलेशन का वैल्यू था अगर पावर फैक्टर आपका यूनिटी आ रहा है इज इक्वल टू यूनिटी तो आपका एक्सएल किसके बराबर होगा एक्ससी के। तो ये हो गया 42 ये हो गया 1/ω_c समझ में आता हूं ठीक है 1/ω_c ओके। तो आपका भाई साहब कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा देखो कैपेसिटेंस विल बी इसको इधर ले लो 1/ω इंटू 42 ओमेगा मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 2πf f की वैल्यू यहाँ पे नहीं अरे यार कहाँ f की वैल्यू हाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है चलो भाई साहब इंटू 42 ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2π तो ये हो गया 1/2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 42 है ना भाई साहब ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 2 क्या हो गया आपका 100 है ना ये हो गया 100 इंटू 42 पाई 100 इंटू 42 पाई इस 100 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना देखो 1/42 पाई इंटू 1/100 सो दिस कैन बी रिटन एज 1/42 पाई इंटू 10⁻⁻²। तो आपका कैपेसिटेंस ये हो गया ठीक है दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस दैट यू वुड नीड क्लियर ओके 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 ठीक है भाई साहब सीबीएसई वाले अलविदा।